हेलो फ्रेंड्स, आज हम एकेज ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में अपन डिस्कस करेंगे प्रेशर अल्सर। प्रेशर अल्सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। हम क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे एग्जाम में वन बाय वन। सबसे पहले अपन देखते हैं कि प्रेशर अल्सर क्या होता है, प्रेशर अल्सर को क्यों बोला जाता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका। प्रेशर अल्सर जो बोला है इसको अपन एक और नाम से जानते हैं, डेकुबिटस अल्सर। डेकुबिटस अल्सर इसको एक और नाम से जाना जाता है और उसको नाम बोलते हैं अपन बेड सोर। देखिए यहाँ पे अपन ने बोला प्रेशर अल्सर क्या है, फिर यहाँ पे आपने बोला डेकुबिटस अल्सर, यहाँ पे अपन ने देखा बेड सोर। प्रेशर अल्सर का मतलब है प्रेशर के कारण, किसी भी पॉइंट पे प्रेशर के कारण स्किन इंटेग्रिटी जो चेंज होती है वही एक प्रकार से क्या है, प्रेशर अल्सर है। वैसे अपन बात करें डेकुबिटस का मतलब क्या होता है। डेकुबिटस का मतलब सिंपल सा होता है, अगर अपन किसी एक ही पोजीशन में कंटिन्यू रहते हैं वो डेकुबिटस कहलाता है, एक ही उसमें। अब डेकुबिटस अल्सर यानी एक ही पोजीशन के कारण वहां पे अगर कोई स्किन इंटेग्रिटी में चेंजेस आते हैं वो क्या कहलाएगा, डेकुबिटस अल्सर। एक आपने बोला बेड सोर। बेड सोर का मतलब बेड पे अपन कंटिन्यू एक ही पोजीशन में अगर कंटिन्यू रहते हैं और उसके कारण अगर स्किन इंटेग्रिटी में चेंज आते हैं तो वो कहलाता है बेड सोर। बेड सोर के बारे में थोड़ा सा आगे और चलते हैं अपन, क्या होता है बेड सोर। तो अपन कह सकते हैं इंजरी टू स्किन एंड अंडरलाइंग tissues due to pressure at particular point। आपने बोला इंजरी टू स्किन and underlying tissues due to pressure at a particular point, यानी किसी भी पॉइंट पे अगर कंटिन्यूअसली प्रेशर रहता है और उसके कारण स्किन और अंडरलाइंग टिश्यूज में जो इंजरी होती है उसी को अपन क्या बोलेंगे, प्रेशर अल्सर। उसी को अपन क्या बोलेंगे, डेकुबिटस अल्सर। उसी को अपन क्या बोलेंगे, बेड सोर। ये तो इसका डेफिनेशन था। अब अपन चलते हैं कोजेज क्या है प्रेशर अल्सर के, कौन कौन से कोजेज हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखिए जैसा नाम है वैसे ही इसके कोजेज हैं और इसके कोजेज पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि प्रेशर अल्सर का मोस्ट कॉमन कोज क्या है। तो अपन कोजेज पे चलते हैं। कोजेज मुख्यतः प्रेशर अल्सर के 4 कोजेज होते हैं, वन बाय वन अपन देखते हैं। एक होता है आपका प्रेशर, दूसरा कोज होता है आपका मॉइस्चर, तीसरा आपका कोज होता है फ्रिक्शन और फोर्थ कोज होता है शियर। 4 कोजेज कॉमनली यहाँ पे अपन प्रेशर अल्सर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं प्रेशर। ये जो प्रेशर है इसको मोस्ट कॉमन कोज बोला जाता है, मोस्ट कॉमन कोज। और ये कई बार एग्जाम में भी यहां से पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन कोज क्या है प्रेशर अल्सर का। तो प्रेशर अल्सर का मोस्ट कॉमन कोज क्या है, प्रेशर। अब थोड़ा सा अपन प्रेशर के बारे में अगर डिस्कस करना चाहें तो अपन देखते हैं कि प्रेशर कैसे होता है। जैसे मान लो कोई भी पेशेंट है वो लॉन्ग टर्म एक ही पोजीशन में बेड रिडन होता है, या कई ओवरवेट पेशेंट होते हैं और वो लॉन्ग टर्म तक एक ही पोजीशन में रहते हैं, लॉन्ग टर्म सेम पोजीशन में रहते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, डिक्रीज
ब्लड सप्लाई डिक्रीज ब्लड सप्लाई। तो उस एरिया पे अगर एक ही पोजीशन में सेम पोजीशन में लॉन्ग टर्म तक रहेंगे तो उस एरिया पर ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगा तो वहां पर क्या होगा, सेलुलर मेटाबॉलिज्म भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर सेलुलर मेटाबॉलिज्म भी यहां डिक्रीज हो रहा है तो उसके कारण क्या होगा, इसेमिया हो जाएगा। और इसेमिया होगा तो इसके कारण क्या होगा, नेक्रोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपन ने कहा था सबसे जो फर्स्ट कोज होता है वो प्रेशर होता है, और प्रेशर को ही अपन इसका क्या मानते हैं, मोस्ट कॉमन कोज माना जाता है। मोस्ट कॉमन कोज अपन ने कहा एक पेशेंट लॉन्ग टर्म तक एक ही सेम पोजीशन में रहता है, इसके कारण उस प्रेशर पॉइंट पे ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। और अगर ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगा तो वहां पर सेलुलर मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर सेलुलर मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा तो उस जगह पर इसेमिया होगा, और इसेमिया के कारण वहां नेक्रोसिस होगा। तो इसका मतलब वहां नेक्रोसिस के कारण क्या हुआ, प्रेशर सोर हुआ। दूसरा आपने बोला था मॉइस्चर। देखना मॉइस्चर के बारे में आपने देखा होगा, जितने भी अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस पाई जाती हैं। उन फेवरेबल कंडीशंस में मॉइस्चर भी एक फेवरेबल कंडीशन होता है। तो अपन ने कहा ये मॉइस्चर क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एक फेवरेबल कंडीशन होता है। आपने देखा होगा यहाँ मॉइस्चर कैसा होगा, तो कई बार अपन क्या करते हैं, जैसे बेड बाम का इम्प्रॉपर यूज करते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, वेट हो जाता है वो एरिया, और वेट होगा तो मॉइस्चर होगा, तो वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरा इनकॉन्टिनेंस, अगर यूरिन का इनकॉन्टिनेंस होगा तो वो वहां पे वेट रहेगा वो एरिया, और उसके कारण वहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने के चांस बढ़ जाते हैं। तीसरा स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग बाय पेशेंट। अगर एक्सेसिव स्वेटिंग होगा तो भी वहां क्या होगा, मॉइस्चर रहेगा एरिया, और मॉइस्चर होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रो करने के चांस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो ये भी दूसरा सेकंड कॉज होता है मॉइस्चर। तीसरा कॉज यहां अपन लेते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में देखो दो चीजें आती हैं यहाँ, एक आता है शियर, एक आता है फ्रिक्शन। दोनों में डिफरेंस है। जैसे अपन ने कहा फ्रिक्शन, आपने एक नाम तो सुना होगा, आपने देखा होगा अपन बेड मेकिंग करते हैं, और बेड मेकिंग करते हैं तो आपका जो बेड शीट होता है उसमें रिंकल फ्री होता है, रिंकल फ्री करते हैं। अगर उसमें रिंकल्स रहेंगे तो क्या होगा, जो पेशेंट का स्किन है और बेड का जो बेडशीट है उनके बीच में फ्रिक्शन होगा, और उससे स्किन क्या होगा, वहां से हटना स्टार्ट होता है। तो अपन कहते हैं फ्रिक्शन को रोकने के लिए रिंकल फ्री बेडशीट होनी चाहिए, एक बात रिंकल फ्री बेडशीट होनी चाहिए। दूसरा एक और कारण होता है, जिन क्लाइंट्स में फेट कम होता है, फेट लेस होते हैं, उनमें भी क्या होता है, जो बोन्स हैं वो स्किन के डायरेक्ट ज्यादा कांटेक्ट में होती हैं, और वहां पे भी प्रेशर क्या लगता है, ज्यादा लगता है, और उसके कारण भी वहां पे क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। तो हमेशा फ्रिक्शन को रोकने के लिए क्या होना चाहिए, रिंकल फ्री बेड शीट होना चाहिए, बेड पे रिंकल फ्री होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक और चीज आपने कहा शियरिंग। इस शियरिंग का मतलब क्या है, एक आपने बोला बेडशीट और स्किन के बीच में जो लग रहा है वो तो क्या कहलाएगा, फ्रिक्शन कहलाएगा। लेकिन आपकी जो बोन और स्किन के बीच में जो हो रहा है वो जो लगता है वो क्या कहलाएगा, शियरिंग कहलाएगा। तो अपन ने कहा प्रेशर अल्सर के, बेड सोर के मुख्यतः चार कोज होते हैं, एक प्रेशर है, एक मॉइस्चर है, एक फ्रिक्शन है, और एक शियरिंग है। इनमें भी मोस्ट कॉमन कोज जो होता है वो क्या होता है, प्रेशर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है।
अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। आपने एक बात देखी होगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यानी एक ही पोजीशन में होने के कारण एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर होता है, और वो पर्टिकुलर पॉइंट कौन से होते हैं जहां पर ज्यादा प्रेशर लगने के कारण ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, और ब्लड सप्लाई कम होगा तो वहां पे क्या होगा, आपका ब्लड सप्लाई, सेलुलर मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा, और सेलुलर मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा तो नेक्रोसिस हो सकता है, और नेक्रोसिस होगा तो क्या होगा, प्रेशर अल्सर डेवलप हो सकता है। तो अब अपन चलते हैं, प्रेशर पॉइंट कौन कौन से हैं जहां पे मुख्यतः प्रेशर लगता है। अपन डिस्कस करते हैं कुछ कॉमन प्रेशर पॉइंट होते हैं, कौन कौन से प्रेशर पॉइंट होते हैं। आपने एक बात और देखी होगी, ये जो भी प्रेशर पॉइंट हैं वो अलग अलग पोजीशन में प्रेशर पॉइंट भी क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू पोजीशन अपन प्रेशर पॉइंट देखेंगे। देखिए कॉमन प्रेशर पॉइंट, कॉमन प्रेशर पॉइंट, कौन कौन से कॉमन प्रेशर पॉइंट होते हैं इनके बारे में भी अपन सबसे पहले अपन बात करते हैं सुपाइन पोजीशन में। क्योंकि कॉमनली अपन जो पेशेंट को रखा जाता है अपन किस पोजीशन में रखते हैं, सुपाइन पोजीशन में रखते हैं। और सुपाइन पोजीशन में कौन कौन से प्रेशर पॉइंट होंगे। देखिए जब सुपाइन पोजीशन में अपन लेते हैं तो क्लाइंट किसके सहारे लेइंग होगा, बैक के सहारे लेइंग होगा। और अगर बैक के सहारे लेइंग होगा तो आप खुद देख लीजिए कौन कौन से प्रेशर पॉइंट होने चाहिए। सबसे पहले हेड से अपन चलते हैं, यहाँ पे कौन सा एरिया है, ये वाला ऑक्सीपिटल एरिया। तो सबसे पहला यहाँ होगा ऑक्सीपिटल एरिया। ऑक्सीपिटल एरिया से थोड़ा सा नीचे आ जाइए, और नीचे आ जाए तो अपन कहा शोल्डर पे देखते हैं। और शोल्डर पे अपन ने कहा कौन सा आएगा, यहाँ पे स्केपुला, स्केपुला। स्केपुला से अपन थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, और स्केपुला से अपन यहाँ देखेंगे तो ये अपन ये वाला पार्ट आएगा, क्योंकि सुपाइन पोजीशन ऐसे होगा। और ये वाला पार्ट इसको क्या बोलेंगे, एल्बो। तो थर्ड क्या होगा, एल्बो। फोर्थ अपन देखते हैं यहाँ पे, और नीचे आ जाइए, और नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे, और ये वाला जो कौन सा वर्ड, सैक्रम, सैक्रम। और फिर लास्ट में आ जाइए अपन, लास्ट में फिफ्थ पॉइंट अपन देखते हैं, और अपने लेग्स पे जाइए, और लेग्स पे वहां पे कौन सा एरिया आएगा, जो आपका हील वाला एरिया होता है। तो अपन लास्ट में बोलेंगे हील। तो अपन ने कहा सुपाइन पोजीशन में 5 प्रेशर पॉइंट होते हैं। एक आपने देखा हेड पे ऑक्सीपिटल एरिया, दूसरा आपने बोला स्केपुला, तीसरा आपने बोला एल्बो, फोर्थ आपने बोला सैक्रम, और एक फिफ्थ बोला हील। अगर कई बार यहां से क्वेश्चन आ जाए कि सबसे कॉमनेस्ट प्रेशर पॉइंट कौन सा होता है, तो अगर सुपाइन पोजीशन में अपन कॉमनेस्ट की बात करते हैं तो सबसे जो कॉमनेस्ट पॉइंट होता है वो कौन सा होता है, सैक्रम। तो सैक्रम को अपन क्या बोलते हैं, मोस्ट कॉमन पॉइंट, मोस्ट कॉमन। जो मोस्ट कॉमनेस्ट वाला पार्ट होता है सैक्रम। अगर आपको पोजीशन नहीं दी हुई हो, अगर आपको जनरली क्वेश्चन आ जाए कि मोस्ट कॉमन प्रेशर पॉइंट कौन सा होता है, तो मोस्ट कॉमन प्रेशर पॉइंट अपन किसको मानते हैं, सैक्रम को ही मानते हैं। तो अपन ने कहा सुपाइन पोजीशन में कौन कौन से प्रेशर पॉइंट होते हैं। दूसरा पोजीशन पे अपन चलते हैं, यहाँ पे साइड लेइंग पोजीशन या लेटरल पोजीशन, साइड लेइंग पोजीशन या लेटरल पोजीशन। साइड लेइंग या लेटरल पोजीशन। अब इसमें लेटरल का मतलब है लेफ्ट लेटरल भी हो सकता है और राइट लेटरल भी हो सकता है। इसमें देखिए अपने कौन कौन से प्रेशर पॉइंट होंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आप लेटरल की बात करते हैं, तो यहाँ पे अपना सबसे पहले प्रेशर पॉइंट कहाँ पे होगा, ईयर पे होगा। तो सबसे पहले यहाँ क्या आएगा, ईयर आएगा। दूसरा अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे ईयर से नीचे क्या आएगा, चिक। तो यहाँ अपन बात करेंगे चिक की। तीसरा यहाँ और थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ नीचे आएंगे तो ये वाला शोल्डर पे, और ये क्या होगा, एक्रोमियन प्रोसेस। तो इसको बोलेंगे अपन
एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस से और थोड़ा सा नीचे आ जाइए, क्योंकि हैंड ऐसे होगा तो ये वाला पार्ट भी आएगा, और ये वाला पार्ट कौन सा बोला जाएगा, रिब्स की बात करेंगे तो नेक्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा, रिब्स होगा। अब रिब्स से आगे आ जाइए, ये वाला पार्ट, और ये कौन सा कहलाएगा, ग्रेटर ट्रोकेंटर। फिर जो होगा वो होगा ग्रेटर ट्रोकेंटर। ग्रेटर ट्रोकेंटर से और आगे आ जाइए, और ये क्या आएगा, एंकल, जिसको क्या बोलते हैं, मीडियल मेल्योलस। और अपना 6 पॉइंट है एंकल, और एंकल को बोलते हैं मीडियल मेल्योलस। तो आपने कहा साइड लेइंग या लेटरल पोजीशन में कौन कौन से प्रेशर पॉइंट होते हैं। आपने कहा 6 प्रेशर पॉइंट होते हैं। सबसे पहले ईयर आता है, फिर आएगा चिक आएगा, फिर आएगा एक्रोमियन प्रोसेस, उसके बाद रिब्स आएगा, फिर आएगा ग्रेटर ट्रोकेंटर, और एक आएगा एंकल। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि इस पोजीशन में मोस्ट कॉमन प्रेशर पॉइंट कौन सा है, तो इसमें अपन मानते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर को। तो मोस्ट कॉमन कौन सा है, ग्रेटर ट्रोकेंटर। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन में कौन कौन से प्रेशर पॉइंट होते हैं उनके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। थर्ड, प्रोन पोजीशन। देखिए प्रोन पोजीशन तो लेइंग ऑन एब्डोमेन, एब्डोमेन के सहारे लेइंग होंगे, और अगर एब्डोमिन साइन तो नेक क्या होता है, वन साइड होता है। तो यहां से प्रेशर पॉइंट की बात करते हैं। प्रेशर पॉइंट मुख्यतः कौन से होंगे, जहां पे बोन और स्किन के बीच में लेयर्स क्या हो, कम हो, वो वाले क्या कहलाएंगे, प्रेशर पॉइंट कहलाएंगे। तो यहाँ क्या आएगा, सबसे पहले ईयर, तो एक ईयर। दूसरा यहाँ क्या आएगा, चिक। तीसरा यहाँ पे अगर प्रोन पोजीशन होगा तो ये वाला पार्ट भी आएगा, और इस पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, थर्ड पॉइंट आएगा, वो आएगा आपका एक्रोमियन प्रोसेस। फोर्थ, अगर क्लाइंट फीमेल है तो अपन किसको, ब्रेस्ट को भी मानेंगे। तो अपन ने कहा ब्रेस्ट, ये किसके में, फीमेल के। और अगर मेल होगा तो उससे और नीचे आ जाए, जेनाइटल ऑर्गन्स को भी अपन काउंट करते हैं। तो फिर अगर मेल होगा तो क्या होगा, जेनाइटल ऑर्गन, ये किस कंडीशन में, मेल की कंडीशन में। फिर उससे और आगे आ जाइए, और आगे आएंगे तो कौन सा आएगा, नी। तो 6 पॉइंट जो आएगा वो कौन सा होगा, नी होगा। नी से थोड़ा सा और आगे आ जाइए तो क्या, पैरों से टो। तो अपना 7th पॉइंट जो यहाँ होगा वो क्या होगा, टो। यहां देखिए, यहां अगर अपन बोलें कि प्रोन पोजीशन में कौन सा मोस्ट कॉमन अगर पार्ट की बात करें, कौन सा मोस्ट कॉमन प्रेशर पॉइंट होता है, तो नी होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, मोस्ट कॉमन प्रेशर पॉइंट बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां से कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेशर अल्सर में मोस्ट कॉमन प्रेशर पॉइंट कौन सा होता है। तो मोस्ट कॉमन प्रेशर पॉइंट अगर आपको पोजीशन दे तो अकॉर्डिंग टू पोजीशन प्रेशर पॉइंट होते हैं। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ हो तो अपन किसको मानेंगे, सैक्रम मोस्ट कॉमन प्रेशर पॉइंट होता है। तो यहाँ नोट लगा के अपन एक बात लिख सकते हैं, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो इन सब कंडीशंस में अपन किसको मानेंगे, सैक्रम को मोस्ट कॉमन प्रेशर पॉइंट मानेंगे। तो यहाँ स्टार लगा के अपन लिख सकते हैं सैक्रम, और सैक्रम को अपन क्या बोलेंगे, मोस्ट कॉमन प्रेशर पॉइंट, मोस्ट कॉमन प्रेशर पॉइंट।
ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये अपन ने थे कुछ प्रेशर पॉइंट्स के बारे में अपन ने डिस्कस किया। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं, जो आपका प्रेशर अल्सर होता है उसकी स्टेज कौन कौन सी होती हैं, स्टेजेस के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए 4 स्टेज पाई जाती हैं किसकी, प्रेशर अल्सर की। तो स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। स्टेजेस ऑफ प्रेशर अल्सर, प्रेशर अल्सर की कौन कौन सी स्टेज होती हैं, इनके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो प्रेशर अल्सर की 4 स्टेज पाई जाती हैं। उन स्टेज में, अलग अलग स्टेज में क्या क्या चेंजेस आते हैं और कहां कहां तक उसकी गहराई और इंक्रीज होती जाती है, इन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेज देखो, फर्स्ट स्टेज का मतलब है जैसे ही एक क्लाइंट है या एक पेशेंट है एक ही पोजीशन में अगर रहेगा तो वहां पे धीरे धीरे क्या होता है, रेडनेस होना स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, अच्छा रेडनेस होगा। रेडनेस कहाँ होगा, सबसे पहले अपन बात करेंगे कौन सा स्किन का लेयर इसमें इन्वॉल्व होगा, उन पे भी अपन आगे पहचान पाएंगे कौन सा स्टेज है। तो सबसे पहले अपन ने कहा फर्स्ट स्टेज, और फर्स्ट स्टेज में अपनी सुपरफिशियल स्किन लेयर इन्वॉल्व होती है, यानी ओनली एपिडर्मिस। तो अपन कहेंगे सुपरफिशियल स्किन लेयर। और सुपरफिशियल स्किन लेयर कौन सी होती है, एपिडर्मिस। तो अपन इसको बोल सकते हैं केवल एपिडर्मिस इसमें क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। दूसरा अपन ने कहा एपिडर्मिस का जो एरिया है उस पे क्या रेडनेस होता है, तो अपन दूसरी पार्ट यहां बोल सकते हैं रेडनेस। आपको पता है अगर थोड़ा सा भी आपकी स्किन है, अगर वहां पे रेडनेस होता है प्रेशर पॉइंट के कारण, तो थोड़ा सा पेन तो होगा, तो अपन कह सकते हैं पेन होगा। दूसरी बात, कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी स्टेज में स्किन इंटैक्ट होती है। इंटैक्ट का मतलब होता है रिमेन सेम, यानी इंटैक्ट का मतलब होता है स्किन में कोई चेंजेस नहीं आना, यानी स्किन कहीं से कोई ब्रेकडाउन नहीं होना, वो कहलाती है इंटैक्ट। तो अगर अपन फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं तो इसके अंदर स्किन में कहीं कोई ब्रेकडाउन नहीं आता, ओनली वहां पे रेडनेस होता है। और कौन सा पार्ट, एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है। तो अपन कह सकते हैं जो फर्स्ट लेयर होती है या फर्स्ट स्टेज होती है उसमें क्या होगा, स्किन इंटैक्ट होती है। तो अपन फोर्थ पॉइंट इसमें अपन बोल सकते हैं स्किन इंटैक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी ध्यान रखें। देखो 2 चीजों से अपन पहचान पाएंगे, एक तो स्किन इंटैक्ट है या नहीं है, दूसरा अपन पहचान पाएंगे स्किन की कौन सी लेयर इसमें इन्वॉल्व हो रही है, उसी आधार के अपन पहचान पाएंगे कि कौन सी स्टेज है। अपन ने सबसे पहले देखा फर्स्ट स्टेज, अब अपन नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड स्टेज पे। देखिए सेकेंड स्टेज कहां होगी, हमने सबसे पहले आपको बोला है कि स्किन की जो लेयर्स होती हैं उनके आधार पे ये अपन पहचान पाते हैं कि कौन सा स्टेज है। सेकेंड स्टेज की बात करते हैं, सेकेंड स्टेज। अब सेकेंड स्टेज में सबसे पहले अपन स्किन लेयर पे चलते हैं। अभी आपने कहा सेकेंड स्टेज में यानी सुपरफिशियल स्किन लेयर तो होगा, इसका मतलब एपिडर्मिस इन्वॉल्व होगा, इसके साथ में पार्शियल स्किन थिकनेस लॉस भी होता है, यानी कि डर्मिस भी पार्शियली रूप से इन्वॉल्व होती है। तो अपन कह सकते हैं एपिडर्मिस प्लस पार्शियल डर्मिस, एपिडर्मिस प्लस पार्शियल डर्मिस, यानी एपिडर्मिस भी इन्वॉल्व होता है और इसमें पार्शियल डर्मिस भी इन्वॉल्व होता है। वो स्टेज कौन सा कहलाएगा, सेकेंड स्टेज कहलाएगा। अब देखिए
जब आपने कहा एपिडर्मिस, और जब पार्शियल डर्मिस इन्वॉल्व हो रही है तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है। और अगर ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है और ब्लिस्टर में भी क्या वाटर फील्ड होता है, तो उसको अपन स्किन इंटीग्रिटी क्या होगी, चेंज होगी, तो अपन कह सकते हैं यहाँ स्किन इंटैक्ट नहीं होता है। तो दूसरी बात, स्किन नॉट इंटैक्ट। अगर स्किन नॉट इंटैक्ट की बात कर रहे हैं तो कैसे, तो अपन एक बात और बोल सकते हैं कि यहां पर क्या होता है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है, और वो भी क्या विद वाटर फील्ड, यानी ब्लिस्टर फॉर्मेशन किसके साथ में, वाटर फील्ड होता है, यानी पानी से भरे हुए होते हैं। कई बार यहाँ क्या होता है कि जो ब्लिस्टर्स हैं वो रप्चर भी हो सकते हैं, तो अपन यहाँ एक बात और बोल सकते हैं, रप्चर्ड ब्लिस्टर भी हो सकते हैं, रप्चर्ड ब्लिस्टर भी हो सकते हैं। तो आपने कहा, अब एक और बात, अब आपने कहा सेकेंड स्टेज, और सेकेंड स्टेज की जब बात आती है तो इसमें क्या पार्शियली डर्मिस भी इन्वॉल्व होती है। और अगर पार्शियली डर्मिस इन्वॉल्व हो रही है तो आपको पता है पेन के लिए जो स्टिमुलस है यार, जो पेन के लिए जो स्टिमुलाई है वो कहाँ पे होती है, डर्मिस में। और अगर डर्मिस में यहाँ पे इंजरी होगी स्किन में तो क्या होगा, पेन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो एक बात और बोल सकते हैं अपन, यहाँ पेन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, पेन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो अपन ने कहा स्किन नॉट इंटैक्ट, एपिडर्मिस प्लस पार्शियल डर्मिस इन्वॉल्व होगी, इन्वॉल्व। दूसरा आपने बोला स्किन नॉट इंटैक्ट। तीसरा आपने बोला ब्लिस्टर फॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां अगर अपन बात करते हैं, देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, मैंने बोला वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यानी कि अगर एग्जाम में यहाँ पर सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है तो वही पूछा गया है कि ब्लिस्टर फॉर्मेशन कौन से स्टेज में होता है। तो आपने कहा ब्लिस्टर फॉर्मेशन कौन सी में होता है, सेकंड स्टेज में। अगर यहाँ पे अपन ने बोल, अभी यहाँ पर डेलियम्स में भी क्वेश्चन आया था कि जिसमें एपिडर्मिस प्लस पार्शियल डर्मिस इन्वॉल्व हो और उसके साथ में रप्चर्ड ब्लिस्टर भी हो, तो ऐसी कौन सी स्टेज होगी, तो आपने कहा कौन सी स्टेज होगी, सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो किस पे आते हैं, सेकेंड स्टेज पे आते हैं। तो ब्लिस्टर फॉर्मेशन का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको बड़ा अच्छे से ध्यान देना। कई बार यहाँ इन दोनों के साथ में ऐड करके क्या डाला जाता है, रप्चर्ड ब्लिस्टर भी। तो अगर उससे रप्चर्ड ब्लिस्टर डाले तो भी अपने को कौन सा, सेकेंड स्टेज। हाँ, कई बार क्या होता है कि अपने थर्ड स्टेज की बात करेंगे, वहां पे भी ब्लिस्टर्स क्या होते हैं, रप्चर्ड होते हैं। लेकिन वहां पे जो आपने कहा एपिडर्मिस प्लस कंप्लीट डर्मिस और इसके साथ में सबक्यूटेनियस टिश्यू भी इन्वॉल्व होता है, ये इन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं यहाँ पे थर्ड स्टेज पे। फर्स्ट और सेकंड स्टेज आपने देखा, फर्स्ट स्टेज में आपने कहा एपिडर्मिस इन्वॉल्व होता है, सेकंड स्टेज में आपने कहा एपिडर्मिस इन्वॉल्व होता है, इसके साथ में सम पार्ट ऑफ डर्मिस भी इन्वॉल्व होता है। और थर्ड स्टेज में अपन जाते हैं, तो थर्ड स्टेज में अपन ने कहा फुल थिकनेस स्किन लॉस होता है, ये बोला फुल थिकनेस स्किन लॉस extends to dermis and subcutaneous tissue। तो आपने कहा थर्ड स्टेज में फुल थिकनेस स्किन लॉस, लेकिन फुल थिकनेस में क्या होगा, यहाँ डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू इन्वॉल्व होंगे। इसको अपन एक और बात बोल सकते हैं, इसको अपन कह सकते हैं डीप वुंड। बट इसमें एक और चीज आती है, बोन और टेंडन विजिबल नहीं होते, तो अपन कह सकते हैं एंड बोन एंड टेंडन नॉट विजिबल, बोन एंड टेंडन
नॉट विजिबल। फिर अब उसमें थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अपन ने सेकेंड स्टेज में बोला था कि ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है और ब्लिस्टर्स में क्या होता है, वाटर फील्ड होता है। और लेकिन कई बार क्या होता है, जो थर्ड स्टेज होती है उन ब्लिस्टर्स से क्या होता है, वाटर डिस्चार्ज होता रहता है। तो अपन कह सकते हैं वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम ब्लिस्टर्स, वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम ब्लिस्टर्स। आपने एक बात और यहाँ देखा होगा, अपन कह रहे हैं यहाँ कहाँ तक चलेंगे, सबक्यूटेनियस टिश्यू। इसका मतलब जो यहाँ पे स्किन का लेयर होगा वो कैसा होगा, या जो वुंड का लेयर होगा या वो कैसा होगा, उनका कलर ब्राउन कलर। तो अपन कह सकते हैं ब्राउन कलर स्किन ऑब्लिक वुंड। तो अपन ने कहा थर्ड स्टेज हुआ, और थर्ड स्टेज में अपन ने कहा सबक्यूटेनियस टिश्यू तक इन्वॉल्व होगा, लेकिन यहाँ पे आपका क्या, बोन और टेंडन विजिबल नहीं होंगे। यहाँ अपन ने कहा ब्लिस्टर से क्या होगा, वाटरी डिस्चार्ज होगा। और तीसरा आपने यह कहा था स्किन और वुंड का जो कलर होगा वो कैसा होगा, ब्राउन कलर का होगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट कौन सी, फोर्थ स्टेज। देखिए फोर्थ स्टेज में यहाँ पे अपन क्या बोलते हैं, फोर्थ स्टेज में जो भी स्किन की लेयर है ऑल स्किन लेयर इन्वॉल्व होंगी। और इसमें आपका जो अपन ने बोला था कि बोन और टेंडन ये भी क्या होंगे, विजिबल होंगे। तो अपन बोलते हैं फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में अपन ने एक बात बोली, ऑल स्किन लेयर इन्वॉल्व। तो अपन ने कहा ऑल स्किन लेयर्स इन्वॉल्व। दूसरा अपन ने कहा ये भी एक प्रकार से जो फोर्थ है ये भी क्या हुआ, डीप वुंड होगा, डीप वुंड। तीसरी बात इसमें क्या है, यहाँ पे बोन और टेंडन्स क्या होंगे, विजिबल होंगे। थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज में जो डिफरेंस है, मेनली ये डिफरेंस है कि वहां पे बोन और टेंडन विजिबल नहीं होते थर्ड स्टेज में, जबकि फोर्थ स्टेज में बोन और टेंडन विजिबल होते हैं। तो अपन कह सकते हैं विजिबल बोन एंड टेंडन। एक और बात, जो आपका फोर्थ स्टेज है इसमें स्लग्ड टिश्यू पाए जाते हैं। तो आपने कहा स्लग्ड टिश्यू प्रेजेंट। स्लग्ड टिश्यू का मतलब है जो भी सड़ा गला टिश्यू है वो क्या कहलाएगा, स्लग्ड टिश्यू कहलाएगा। अब अपन ने कहा कि यहाँ पे इन्फेक्शन होने का चांस भी क्या होते हैं, सबसे ज्यादा। अगर इन्फेक्शन होगा तो आपको देखा वुंड से कैसा स्मेल आएगा। तो अपन कह सकते हैं स्मेल फ्रॉम वुंड। और ये किसके कारण हो सकता है, पस फॉर्मेशन के कारण। फिर और आगे अपन चलते हैं, यहाँ पे अपन ने एक और बात बोली, यहाँ पर क्या पेन स्टिमुलाई प्रेजेंट करनी, क्योंकि स्किन का पूरा लेयर क्या हो गया, इन्वॉल्व हो गया, पूरा का पूरा लेयर क्या होगा, डैमेज। तो इसमें क्या होता है, पेनलेस होता है। तो एक और बात अगर अपन बोले तो ये क्या होगा, पेनलेस होता है, पेनलेस। अपन ने कहा फोर्थ स्टेज में देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज आती है जो अपन देखना चाहते हैं। एक आपने सुना होगा अंडरमाइनिंग एंड टनलिंग may be present। देखो ये अंडरमाइनिंग और टनलिंग क्या होता है। अंडरमाइनिंग का यहाँ पे थोड़ा सा अगर मतलब समझना चाहें, देखो एक ये मतलब समझना, ये मान लो आपका पूरा का पूरा कहीं का भी स्किन। अब आपने कहा ये आपका क्या है, बोन है, और ये आपका क्या है, स्किन है। ये स्किन और ये बोन, इनके बीच का ये लेयर है, अगर ये दोनों सेपरेट हो जाएं या इन दोनों में जो गैप बन जाए
वही क्या कहलाता है, अंडरमाइनिंग कहलाता है। तो मैं कह दूं अगर ये आपका बोन और टेंडन्स है, उनसे अगर स्किन का लेयर यहाँ से सेपरेट हो जाए तो वो चीज तो क्या कहलाएगी, अंडरमाइनिंग कहलाएगी। दूसरी आपने कहा टनलिंग क्या होगा। देखिए टनल का मतलब क्या होता है, सुरंग होता है। यहाँ टनल देखिए, आपने कहा मान लो कि एक सिरा है, इस सिरे पे आपको प्रेशर अल्सर हो रखा है, यहाँ पे आपका 4th स्टेज है। अब 4th स्टेज में यहाँ पे आपको बोन विजिबल है। अब यहाँ आपका बोन और स्किन लेयर है, इनके बीच से ये दोनों क्या हो गया, सेपरेट हो गया। ये क्या हो गया, सेपरेट हो गया। ये क्या हो गया, सेपरेट हो गया। अगले वाले पार्ट पे अगर यहाँ देखिए, एक सिरा यहाँ पे ओपन था और अगर एक सिरा यहाँ पे ओपन हो जाए और यहाँ पे जो आपका स्किन है और यहाँ आपका बोन है, अगर दोनों लेयर सेपरेट हैं तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि एक सिरा यहाँ से है और दूसरा सिरा यहाँ से बाहर निकल रहा है। टनल क्या होता है, अपन देखिए यहाँ पहाड़ी एरिया अपन बात करते हैं उत्तराखंड की, तो यहाँ मोस्टली पहाड़ी एरिया, अब इनके नीचे से सुरंग टनल बनाते हैं और टनल एक सिरा इधर होता है, एक सिरा पहाड़ी की दूसरी तरफ। अपन ऐसे ही अगर इसको अपन इससे कोरिलेट करें तो अपन ये देखते हैं, मानो को किसी भी बॉडी के पार्ट पे, एक पार्ट पे यहाँ पे क्या हो रखा है, प्रेशर अल्सर हो रखा है, और स्टेज कौन सा है, 4th। यहां से अगर अंडरमाइनिंग हो जाए, अंडरमाइनिंग का मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पे आपका जो स्किन लेयर है और यहाँ बोन दोनों क्या है, सेपरेट। दूसरे यहाँ पे भी एक और सिरा ओपन हो जाए, तो यहाँ से जाओ और यहाँ से ओपन हो गया, इसको क्या बोलेंगे, टनलिंग बोलेंगे। तो अपन ने कहा अंडरमाइनिंग एंड टनलिंग में भी प्रेजेंट वो कौन सी में, 4th स्टेज में हो सकता है। तो ये अपन ने देखा स्टेजेस ऑफ प्रेशर अल्सर, 4 स्टेजेज अपन ने देखे। सबसे ज्यादा बार अपन ने कहा जो क्वेश्चंस यहाँ पे कई बार यहाँ से पूछा जाता है और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, आपका जो स्किन का लेयर के हिसाब से आप इसको क्या कर सकते, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेज में आप क्या करेंगे, अपन ने कहा एपिडर्मिस इन्वॉल्व होता है। सेकंड स्टेज में एपिडर्मिस के साथ में कुछ पार्ट किसका, डर्मिस का इन्वॉल्व होता है। थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड में एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू था, लेकिन बोन और टेंडन विजिबल नहीं होते। जबकि 4th स्टेज में क्या आया, 4th स्टेज में अपन ने देखा एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू, और वहां से क्या, बोन और आपका टेंडन भी विजिबल हो रहे हैं। ये मुख्य डिफरेंस होता है। यहाँ पे कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन कौन सी स्टेज में होता है, तो ब्लिस्टर फॉर्मेशन कौन सी में होगा, सेकंड, और सेकंड स्टेज पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके फ्रेंड्स, आज अपन केवल स्टेजेज ऑफ प्रेशर अल्सर तक कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो अपन करेंगे टूल्स से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर अपन कंटिन्यू पूरा टॉपिक करेंगे तो लेंथी हो जाएगा। सेकंड वाला जो अपना पार्ट आएगा उसमें अपन टूल्स पढ़ेंगे, मैनेजमेंट पढ़ेंगे और उसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। वहां से एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चंस है वहीं से पूछे जाते हैं, तो वो नेक्स्ट अपन नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें आएगा, तो इससे आएंगे। थैंक यू।